Hello, students of class 10. This is Karishma Pagani, and we are studying the revision video for your PT2. Your PT2 syllabus includes chapter 1 and 2 of democratic politics. So, chapter 1 is power sharing. With this chapter, हम democracy के बारे में आगे चलने वाले हैं, which you have read in the 9th class. Okay. उससे आगे जब हम पढ़ेंगे तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो डेमोक्रेसी के 3 पार्ट्स हैं, उसमें पावर शेयरिंग एक इंटेलिजेंट तरीके से होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम उस पावर शेयरिंग की 2 ऐसी स्टोरीज़ लेकर चलेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रास्टेड हैं, यानी कि अपोजिट हैं। वन इज़ बेल्जियम एंड द अदर इज़ श्रीलंका। दोनों में ही कम्युनिटी डाइवर्सिटीज़ हैं, यानी कि कम्युनिटीज़ अलग अलग हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, लेकिन दोनों ने ही पावर शेयरिंग के तरीके अलग अलग अपनाए, जिसकी वजह से उनकी डेमोक्रेसी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा वो हम आगे देखते हैं। तो दोनों ही कंट्रीज़ में पावर शेयरिंग की डिमांड थी। बेल्जियम का केस क्या था? बेल्जियम एक यूरोप की छोटी सी कंट्री है और बेल्जियम की बॉर्डर्स, यानी कि बेल्जियम नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी की बॉर्डर्स पर आता है। 59% जो हैं वो डच बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में 2 रीजन थे स्टूडेंट्स, एक है फ्लैमिश रीजन और दूसरा है वलोनिया रीजन। तो फ्लैमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन है और वो लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, और वलोनिया रीजन में 40% पीपल हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और रिमेनिंग 1% बेल्जियंस जर्मनी बोलते हैं। तो ये थी कम्युनिटीज़ वहाँ की। और वहाँ की जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, जो कि फ्लैमिश रीजन में आती है, वहाँ के 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% पीपल डच बोलते हैं। वहाँ पर माइनॉरिटी, बेल्जियम में माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की थी, जो कि रिलेटिवली रिच और पावरफुल थे। लेकिन डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी, जिनको बेनिफिट मिला था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन का बाद में, तो इसकी वजह से वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थोड़ी सी रिसेंटेड थी। तो उन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन ब्रुसेल्स में बहुत कम था, क्योंकि ब्रुसेल्स जो था वो फ्लैमिश रीजन था। वहाँ के लोग, फ्लैमिश रीजन के लोग 59% डच बोलते हैं, लेकिन फ्लैमिश रीजन में ही जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं। सो इसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ का जो टेंशन था वो ब्रुसेल्स में कम था। कमिंग टू द श्रीलंका's केस, श्रीलंका के केस में जैसे दूसरे नेशंस में था साउथ एशिया के, श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन थी। श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले 74% थे पॉपुलेशन, एंड तमिल बोलने वाले 18% लोग थे। तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप्स डिवाइडेड थे। जो कंट्री नेटिव्स के तमिल थे उनको श्रीलंकन तमिल्स बोलते थे, और उन जिनके फोर फादर्स वर्ल्ड वॉर के कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इंडिया से आए थे उनको इंडियन तमिल्स बोलते थे। मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका, श्रीलंका में पावर शेयरिंग कैसे किया? मेजोरिटी के बेस पे। श्रीलंकन इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948 में श्रीलंका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज कर दिया गया। सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी डोमिनेंस जताना गवर्नमेंट पे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम मेजोरिटी में हैं तो हमारा हक है पूरे कंट्री पे। 1956 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, और तमिल स्पीकर्स को इससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हुआ। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जो कि बुद्धिज़्म को फॉस्टर करता था, बुद्धिज़्म को प्रमोट करता था और बुद्धिज़्म को ही प्रोटेक्ट करता था। जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे मेजोरिटी में, वो बुद्धिज़्म को के फॉलोअर्स थे। तो इन्हीं मेजर्स की वजह से एक के बाद एक जो ये लॉज आ रहे थे, तो इन्हीं मेजर्स की वजह से श्रीलंकन तमिल्स एलियनेशन फील करने लगे, यानी कि ये समझने लगे कि वहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन हमें इस कंट्री का हिस्सा नहीं मानती है, यहाँ तमिल को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है।
जिसके चलते क्या हुआ कि सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में उनके रिलेशंस बिगड़ गए। तो श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पार्टीज़ बनाई और अपने स्ट्रगल्स किए, लेकिन उनकी जो डिमांड थी खुद की ऑटोनॉमी और पॉपुलेशंस प्रोविंसेस की जो हैं वो तमिल्स की जो पॉपुलेटेड प्रोविंसेस हैं उन पर उन्हीं की ऑटोनॉमी हो, ये सारी डिमांड्स रिपीटेडली गवर्नमेंट डिनाई कर रही थी। तो इसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ का एक दूसरे पे से ट्रस्ट उठ गया और वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बड़े लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर ने श्रीलंका की सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। ये था श्रीलंकन का पावर शेयरिंग, जहाँ पर मेजोरिटी ने रूल किया था और उसकी वजह से क्या हुआ था स्टूडेंट्स, उसकी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर हो गया था क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं किया था। जब हम बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। बेल्जियम ने इस चीज़ को समझ लिया था कि रीजनल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। अमेंड करना मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट्स किए ताकि वो एक ऐसा अरेंजमेंट ला पाएँ जिसमें हर कोई साथ में रहते हुए, सेम कंट्री में रहते हुए खुश रह सके। तो बेल्जियन मॉडल के पावर शेयरिंग के कुछ एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिस्क्राइब किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होंगे, डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, वो इक्वल नंबर में होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी दोनों ही रीजन्स के, कंट्री के दोनों ही रीजन्स में। ब्रुसेल्स की एक अपनी गवर्नमेंट होगी जो इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल प्रेजेंटेशन, और उस अपनी ही कम्युनिटी में दोनों ही कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड काइंड की गवर्नमेंट भी होगी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाता है। बेल्जियम में लीडर्स ने ये चीज़ रियलाइज़ करी थी कि कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है जब वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ और रीजन की फीलिंग्स और उनके इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करेंगे। श्रीलंका बिल्कुल इसका अपोजिट एग्जाम्पल है। उन्होंने बताया कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करना चाहती है, अपना डोमिनेंस करना चाहती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कंट्री की यूनिटी बिगड़ सकती है। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स? जैसे हमने दो डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस हम लोग पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है उसके लिए दे सकते हैं। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को कम करता है। सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटीज़ को कम करता है पावर शेयरिंग। और दूसरा रीज़न ये है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है और डेमोक्रेटिक रूल में इन्वॉल्व होता है कि पावर को शेयर करना उन लोगों के बीच में जो उस पावर के होने से अफेक्ट हो रहे हैं, जिनको फ़र्क पड़ रहा है उस पावर से, उन सभी लोगों के बीच में पावर को शेयर करना। देन हम जो फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस हैं उनको प्रूडेंशियल रीजंस बोल सकते हैं और सेकंड सेट ऑफ रीजंस को मोरल बोल सकते हैं। जब प्रूडेंशियल रीजन इस बात पर प्रेशर डालते हैं कि पावर शेयरिंग बेटर रिजल्ट्स लेकर आएगा, तभी मोरल रीजंस ये एम्फेसाइज करते हैं कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है और वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, दैट इज़ वैल्यूएबल फॉर अस, तो दैट इज़ अ मोरल वैल्यू। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने फॉर्म्स में होता है? आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज हुआ है अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। नोशंस यानी कि ऐसे एग्जांपल्स जहाँ पे पॉलिटिकल पावर को अनडिवाइडेड रहने दिया है, उसके अपोजिशन में पावर शेयरिंग का आइडिया उभर कर आया है। तो लंबे समय से ये बिलीव किया जाता था कि गवर्नमेंट की पावर सिर्फ एक पर्सन या एक ग्रुप के हाथ में या एक प्लेस में ही होनी चाहिए। लेकिन पावर शेयरिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि लोग, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। सारी पॉलिटिकल पावर का सोर्स कौन है? पीपल इटसेल्फ। देन इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए
सभी डाइवर्स ग्रुप्स को उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी एक सोसाइटी में एग्जिस्ट होनी चाहिए। सभी के पास वॉइस है और अपनी पब्लिक पॉलिटिक्स को शेप करने में हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसीलिए डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सिटीजन्स से कई ज़्यादा सिटीजन्स में होना पॉसिबल है। तो हम कुछ मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स देख सकते हैं जहाँ पे पावर को हम शेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि जब इट अलाउज द डिफरेंट ग्रुप ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल। जब सेम लेवल के ग्रुप्स में डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज किया जाता है तो उन डिफरेंट लेवल्स के पावर, उन लेवल्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के ही अपने अपने फंक्शंस होते हैं और तीनों ही अपने लेवल पर सेम पोजीशन पर होते हैं। पावर गवर्नमेंट्स में डिफरेंट लेवल्स पे भी हो सकता है, जैसे कि पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट और प्रोविंशियल या रीजनल लेवल के लिए अलग गवर्नमेंट। तो इस हायर टू लोअर गवर्नमेंट डिवीजन को बोल सकते हैं हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। पावर को हम लोग शेयर कर सकते हैं सोशल ग्रुप्स में भी, किसके बेस पे, उनके रिलीजन और उनकी लैंग्वेज के बेस पे, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट नाम दिया है। और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अरेंजमेंट के वे में भी देख सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो जो लोग पावर में हैं उनको कंट्रोल कौन कौन कर सकता है? प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 1 and we will revise our chapter 2 in the next video. तब तक all the best, keep studying.